हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1993 में बनी हॉरर एंथोलॉजी मूवी नेक्रोनॉमिकॉन का ब्रेकडाउन, जिसमें आप 3 टेल्स देखोगे जो एचपी लवक्राफ्ट की स्टोरीज पर बेस्ड हैं और उन तीनों टेल्स को जोड़ेगी एक रैप अराउंड स्टोरी। मूवी के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स अलग ही लेवल पर हैं क्योंकि उन्हें सुपरवाइज किया है टॉम सविनी ने। इसके अलावा मूवी से जुड़े जो अनसुने फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फ्रेम स्टोरी से जिसका नाम है द लाइब्रेरी और इसके डायरेक्टर हैं ब्रायन यूजना जो बना चुके हैं सोसाइटी और द डेंटिस्ट। बात है 1932 की, जब एचपी लवक्राफ्ट एक मोनेस्ट्री में जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहां पर नेक्रोनॉमिकॉन की एक कॉपी रखी है। ये इविल डेड वाली नेक्रोनॉमिकॉन नहीं है, एचपी लवक्राफ्ट वाली है और ये स्टोरी फिक्शनल है, रियल नहीं। मोनेस्ट्री के अंदर जाने से पहले वो टैक्सी वाले को बोलकर जाते हैं कि मेरा वेट करना, और ये टैक्सी वाला ब्रायन यूजना ही है, स्टोरी के डायरेक्टर। अंदर जाकर वो हेड मॉन्क से मिलते हैं जिसके पास सेलर की चाबी है जहां पर नेक्रोनॉमिकॉन रखी है। अब चाबी तो वो देने से रहा, इसलिए लवक्राफ्ट ने उसका ध्यान भटकाकर खुद ही चाबी चुरा ली। फिर वो नीचे सेलर में चले गए। हालांकि एक दूसरे मॉन्क ने उन्हें जाते हुए देख लिया। नीचे जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लोहे का गेट था। उसे खोला तो सामने था एक वॉल्ट जिसके अंदर चाबी नहीं लगती। वो फिगर आउट कर रहे थे कि वॉल्ट को कैसे खोलें कि तभी गेट अपने आप बंद हो गया, जिस वजह से उनके हाथ से चाबी छूटकर सीधा ग्रेटिंग के पार होकर नीचे पानी में गिर गई और तभी वॉल्ट अपने आप खुल गया। उन्होंने जल्दी से किताब उठाई, लेकिन किताब उठाते ही अंदर एक सील थी, वो भी ओपन हो गई। फिर वो किताब खोलकर उसमें जो कहानियां थी उन्हें पढ़ने लगे और साथ साथ लिखने भी लगे। यही कहानियां हम देखेंगे। तो सबसे पहले टेल का नाम है द ड्राउन्ड और इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफ गॉन्स, एक फ्रेंच फिल्म मेकर जो बना चुके हैं साइलेंट हिल और जो आने वाली रिटर्न टू साइलेंट हिल है उसे भी। ये कहानी है एडवर्ड की, जिसे विरासत में एक पुराना फैमिली होटल मिला है समुद्र के किनारे। ये होटल इसके अंकल जैथरो का था जिसकी 60 साल पहले मौत हो गई थी और ये अपनी वकील के साथ होटल में पहुंचा है क्योंकि इसकी खुद की लाइफ में भी थोड़ी परेशानी चल रही है। एक दिन ये अपनी वाइफ क्लारा के साथ ड्राइव पर निकला था और उसी दिन एक हादसा हो गया जिसमें कार सीधा पानी में जा गिरी। ये तो बच गया लेकिन क्लारा नहीं बच पाई। बस तभी से इसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। कहीं भी सुकून नहीं मिलता तो बस सुकून की तलाश में ये इस होटल में पहुंचा है। अब होटल की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसके नीचे एक पूरा गुफाओं का स्ट्रक्चर है, राम से मूवीज के तहखाने की तरह, जिसमें समुद्र का पानी आके भर जाता है जब भी तेज लहरें आती हैं। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि यह होटल कभी भी ढह सकता है, इसलिए वकील की तो यही सलाह है कि इसे बेच देना चाहिए। और टाउन में भी इस होटल की कोई खास अच्छी इमेज नहीं है। एडवर्ड की आंट की डेथ हो गई थी तो उसके गम में इसके अंकल ने भी बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी थी। उस तभी से ये होटल खाली पड़ा है, कोई भी इस तरफ नहीं आता। वकील तो अपनी सलाह देकर चली गई और साथ में इसके अंकल द्वारा छोड़ा गया एक सील्ड एनवेलप। 60 साल बाद अब जाकर वो एनवेलप खुला तो उसमें से निकला एक नोट जो इसके अंकल ने लिखा था मरने से पहले, और उसमें थी मौत की असली वजह जो कोई नहीं जानता। अब देखो कहानी के अंदर की एक और कहानी। तो हुआ ये था कि 60 साल पहले इसका अंकल अपनी वाइफ और बेटे के साथ एक बोट ट्रिप से वापस लौटा था, लेकिन वापस आते आते रात हो गई और ऊपर से भारी तूफान आ गया, जिस वजह से किनारे पर आते आते उनकी बोट क्रैश हो गई और उस क्रैश में वाइफ और बेटा दोनों मारे गए। किस्मत से अंकल बच गया, लेकिन फैमिली के चले जाने का दुख उसे खा रहा था क्योंकि फैमिली से ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं था, अपनी खुद की जान भी नहीं। गिल्ट भी था कि मेरी वाइफ और बच्चा मर गए लेकिन मैं जिंदा बच गया, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और गिल्ट के अलावा गॉड के ऊपर गुस्सा भी था कि तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तो जितने भी लोग फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे उन सब के सामने अंकल ने बाइबल उठाकर सीधा आग में फेंक दी और बोला कि जो गॉड मेरे प्यारों को मुझसे छीन ले वो इस घर में वेलकम नहीं है। ये बोलकर उसने सभी लोगों को भगा दिया। फिर अपनी वाइफ की बॉडी से लिपट कर रोने लगा और तभी कुछ हुआ। समुद्री पौधों में लिपटा हुआ एक अजीब सा प्राणी उसके घर में आ गया, आधा मछली जैसा और आधा इंसान। आकर वो बोला कि इस मुश्किल घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। बस इतना बोलकर वो वापस चला गया नेक्रोनॉमिकॉन छोड़कर। फिर जैसे अंकल ने किताब के पास हाथ किया, उसकी पेन को सेंस करके किताब ने उसके हालात के अकॉर्डिंग पेज खोल दिया मुर्दों को जिंदा करने का। किताब में लिखा रिचुअल अंकल ने परफॉर्म किया और कुछ लाइंस बोली जो काफी खतरनाक थी।
विचित्र कल्पों में मृत्यु भी मर जाती है। क्रेजी। ये लाइंस उसने बोली कथुलू के लिए, जो कि लवक्राफ्ट की क्रिएशन है। फिर आखिर में अपना खून देकर उसने फैमिली को दोबारा जिंदा कर लिया। वाइफ और बेटा दोनों फिर से जिंदा हो चुके थे, लेकिन जिंदा वाली कोई बात उनमें थी नहीं। जो वापस आए वो चमकती हरी आंखों वाले मॉन्स्टर्स थे, जिनके मुंह के अंदर से टेंटिकल्स निकल रहे थे। बस ये देखते ही अंकल और ज्यादा गिल्ट में आ गया कि अपनी वाइफ और बेटे की बॉडीज में किन अनहोली क्रिएचर्स को घुसा दिया मैंने। एक तो पहले से गिल्ट था कि मेरे होते हुए कैसे मर गए, उस गिल्ट से छुटकारा पाने के चक्कर में एक और गिल्ट आ गया कि मेरी वजह से दोबारा सफर करना पड़ा उन्हें। मैंने उनकी शांति भी छीन ली। बस इसी गिल्ट के चलते उसने बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी थी और जाते जाते ये नोट छोड़ कर गया ताकि पढ़ने वाला सीख ले कि गिल्ट से छुटकारा पाने का कोई जादुई इलाज नहीं है सिवाय माफी के। ये थी अंकल की मौत की असली कहानी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे नोट की आखिरी लाइंस मिट चुकी है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि आखिर में अंकल ने क्या लिखा था कि किताब को कौन गार्ड कर रहा है। मेरे प्यारे कर रहे हैं, बस इतना लिखा हुआ है। पर आने वाली पीढ़ी के लिए एक लेसन वो जरूर छोड़ गया। हालांकि आने वाली पीढ़ी जो आ चुकी है उसे कुछ पड़ी नहीं। जैसे एडवर्ड और अंकल की हालत सेम है, इसे भी सेम गिल्ट है कि मैं बच गया और वाइफ मर गई। इस नोट को पढ़कर इसे लेसन मिल जाना चाहिए था कि गिल्ट को त्याग दे, लेकिन लेसन के बजाय इसने बीच वाला पार्ट उठा लिया कि मैं भी अपनी वाइफ को जिंदा करूंगा। अरे अंकल तो पुराने जमाने के थे, उन्हें क्या पता, मैं कर लूंगा हैंडल। तो कर ले भाई। उसने देखा कि रिचुअल वाला सिंबल अभी भी फ्लोर पर बना हुआ है। अब बस किताब चाहिए थी, जो लाइब्रेरी छानने से तो नहीं मिली, इसलिए वो थक हार कर सो गया। तब उसकी हेल्प की अंडरग्राउंड रह रहे किसी क्रिएचर ने। उसने हिंट दिया, तब जाकर एडवर्ड को समझ आया। मेरे प्यारे किताब को गाइड कर रहे हैं, यानी आंट की फोटो के पीछे से किताब मिल गई। बस फिर रिचुअल भी स्टार्ट हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आंट की फोटो में उनके हाथ में बाइबल थी। इसी वजह से वो क्रिएचर खुद इस किताब को नहीं ले पाया, और वो फिशमैन किताब देने भी तभी आया था जब अंकल ने गॉड को त्याग दिया था, बाइबल को जला दिया था। इसका मतलब कि एडवर्ड यहाँ पर आया नहीं है, इसे लाया गया है। अंकल ने जाते जाते दिमाग दिखाकर किताब को एक तरह से सील कर दिया था, लेकिन अब इसके जरिए किताब रिक्लेम की जाएगी। यानी इसकी वाइफ की मौत कोई हादसा नहीं थी, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इवेंट्स कुछ इस तरह घट रहे हैं कि मेन इवेंट को जन्म दे सके, और ये सब कर रहा है कथुलू और उसका भाईचारा, गिलगिले से मॉन्स्टर्स। खैर रिचुअल पूरा करके एडवर्ड सो गया। एक तो नींद बहुत आती है इसे, जरा से हाथ पैर चलाएगा एकदम सो जाएगा। इसी बीच उसकी वाइफ क्लारा होटल में आ चुकी थी। रूम के अंदर आने के लिए वो परमिशन मांग रही थी, और जैसे एडवर्ड ने हाँ बोला वो अंदर आ गई, और उसे देखते ही एडवर्ड पूरी तरह बिखर गया। लेकिन वो अलग ही मूड में थी। एडवर्ड के ऊपर थूक चिपकाई जा रही थी। एडवर्ड अपनी गिल्ट में डूबा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर उसने मुंह के अंदर से टेंटिकल्स निकाल लिए। तब जाकर एडवर्ड होश में आया। उसने क्लारा को धक्का दे दिया, और तब उसे दिखाई दिया कि क्लारा की पीठ के अंदर एक कॉर्ड है जो कहीं दूर से आ रही है। सेम अंकल वाली गलती का एहसास होते ही उसने तलवार उठा ली। अंकल भी माथा पकड़ के बैठा होगा। अब क्लारा आंखों से अटैक कर रही थी, तो एडवर्ड ने उसे तलवार मार दी, जिस वजह से कॉर्ड खिंच गया और वो सीधा नीचे जाकर पड़ी। देखते देखते क्लारा भी एक टेंटिकल बन गई जो आ रहा था फ्लोर के नीचे से, यानी सब माया थी। और जिस क्रिएचर ने ये सारा माया जाल बुना था, अब वो भी खुलकर सामने आ गया। एक आंख और बड़े से मुंह वाला खूंखार मॉन्स्टर। एडवर्ड को वो कच्चा चबा जाता, इसलिए पहली बार समझदारी दिखाते हुए एडवर्ड ने ऊपर लगे झूमर की रस्सी काट दी, लेकिन वो पूरी तरह गिरा नहीं। अब एडवर्ड ने उसे गिराने की कोशिश की, जिस बीच वो मॉन्स्टर भी कोशिश करता रहा। क्लारा को फिर से उसके पास भेजा, लेकिन एडवर्ड ने ऊपर का ग्लास तोड़ दिया, जिस वजह से सनलाइट अंदर आई, और सनलाइट उसे बर्दाश्त नहीं थी। बस इसी का फायदा उठाकर एडवर्ड ने झूमर नीचे गिरा दिया, और वो सीधा जा घुसा मॉन्स्टर की आंख में, जिसके चलते मॉन्स्टर भी खत्म हो गया। अब एडवर्ड ऊपर छत पे था, और उसके साथ भी सेम वही अंकल वाली सिचुएशन थी। गिल्ट से छुटकारा पाने के चक्कर में पछताया। अब वो भी अपने अंकल की तरह नीचे कूदकर जान दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उगते हुए सूरज को देखकर उसे एहसास हुआ कि जीवन कितना सुंदर है, इस जीवन को वेस्ट करना ठीक नहीं। बस इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो इस टेल के अंदर सीख ये थी कि अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि सारी गलतियां खुद ही करके सीखोगे, इसलिए खुद से ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीख लो। दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो ज्यादा ग्रो कर पाओगे। बड़े काम का लेसन है। अब जैसे लवक्राफ्ट अगली स्टोरी पर पहुंचे, दूसरी सील ओपन हो गई। इस टेल का नाम है दी कोल्ड, और इसके डायरेक्टर हैं शुसुके कनेको, एक जापानीज फिल्म मेकर जो बना चुके हैं डेथ नोट मूवीज, गमेरा मूवीज और एक गॉडजिला
पहला मूवी। ये कहानी है डेल नाम के रिपोर्टर की जो एक लोकल अपार्टमेंट बिल्डिंग पर पहुंचा है थोड़ी पड़ताल करने। शहर में लगातार कई सालों से मर्डर्स का सिलसिला चल रहा है, बस उसी को लेकर ये जवाब ढूंढ रहा है। उस बिल्डिंग के अंदर उसे मिलती है एमी, जिसे डरा कर वो अंदर घुस जाता है और अंदर जाते ही वो कांपने लगा क्योंकि अंदर से वो जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी, जैसे कोई फ्रीजर हो। एमी बताती है कि मुझे एक रेयर स्किन कंडीशन है जिस वजह से हीट और लाइट मेरे लिए नुकसानदायक है। एमी ने अपनी माँ को बोला कि चाय बना दो, मेहमान आया है। फिर चाय लेकर उसने डेल को दे दी। डेल उससे बोलता है कि या तो तू अपनी साइड की कहानी बता दे या फिर मैं अपनी कहानी छाप दूंगा, फिर पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। तो मजबूरन एमी उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। फिर से कहानी के अंदर एक और कहानी। ये बात है 22 साल पहले की, जब एमी की माँ एमिली इस शहर में आई थी और उसने इसी बिल्डिंग के अंदर रूम लिया था बिल्डिंग की ओनर लीना से। इस बड़ी सी बिल्डिंग में लीना अकेली रहती थी, बस एक किराएदार ऊपर रहता था, डॉक्टर रिचर्ड मैडन। लीना ने एमिली को साफ बोल दिया था कि डॉक्टर को डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, बस अपने काम से काम रखना। रात में जब एमिली नहा रही थी तो हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पर कई सारे ब्रूसेस हैं जो दिए हैं उसके अब्यूसिव स्टेप फादर सैम ने। उसी से छुटकारा पाने के लिए ये घर छोड़कर भागी है, लेकिन वो इसका पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। जब से एमिली की माँ मरी है तब से सैम इसे अब्यूज करने लगा है और अब भी वो यही करना चाह रहा था, लेकिन एमिली उससे पीछा छुड़ाकर भाग निकली। वो सीधा ऊपर पहुंची डॉक्टर के रूम के बाहर, जहाँ पर सैम उसे पकड़कर पीटने लगा। बस तभी डॉक्टर बाहर निकला, उसने सैम का हाथ पकड़ा और स्केपल सीधा उसके हाथ में घुसा दिया, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। एमिली को होश आया डॉक्टर के रूम में जो बहुत ज्यादा ठंडा था। डॉक्टर बताता है कि मुझे एक रेयर स्किन कंडीशन है जिस वजह से मुझे ठंडा वातावरण चाहिए होता है। एमिली उससे पूछती है कि सैम कहाँ पर है, तो डॉक्टर कहता है कि वो तो गया, अब तू भी जा, दवाई ले और सो जा। ये बोलकर उसने एमिली को भेज दिया। तब हम देख पाए कि डॉक्टर के माथे में से अजीब सा लिक्विड निकल रहा है। नीचे लीना ने एमिली को दवाई दे दी जिन्हें खाकर वो सो गई, लेकिन आधी रात में उसकी आंख फिर से खुल गई तो उसने देखा कि ऊपर सीलिंग से खून टपक रहा है और ऊपर तो डॉक्टर का रूम है। ऊपर चेक करने गई तो देखा कि डॉक्टर और लीना मिलकर सैम की बॉडी के टुकड़े कर रहे थे। उसकी पीठ में भी कई सारे छेद किए हुए थे। बस ये देखते ही एमिली बेहोश हो गई। फिर उसकी आंख खुली अपने बेड पर और उसने देखा कि सीलिंग तो एकदम साफ है। ये सारी बात उसने डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर बोला कि ये दवाइयों का असर है, वो बस एक बुरा सपना था। इसी बीच डॉक्टर की उंगली पर कट लग गया तो खून की जगह उसमें से वही लिक्विड निकला। फिर एमिली जॉब ढूंढने पास ही एक डाइनर में पहुंची और ओनर को उसने बताया कि मैं उसी बिल्डिंग में रहती हूँ जिसमें डॉक्टर मैडन रहता है। बस इतना सुनते ही ओनर हैरान हो गया। वो बोला कि डॉक्टर अब भी जिंदा है, फिर तो उसकी एज 100 साल से ज्यादा हो गई होगी। एमिली बोली कि 100 तो नहीं है। खैर, डाइनर में 2 पुलिस वाले भी बैठे हुए थे जो सैम के मर्डर के पोस्टर्स लेकर घूम रहे थे, यानी वो सब सपना नहीं था। ये सोचकर एमिली परेशान हो गई। सीधा डॉक्टर के पास जाकर उसने पूछा कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, तूने सैम के साथ कुछ किया है? तो डॉक्टर कहता है कि सीढ़ियों से गिरते ही सैम मर चुका था, मैंने तो बस उसकी बॉडी का यूज किया। इतना सुनते ही एमिली कमरा खाली करके जाने लगी। तब डॉक्टर ने उसे रोका ये बोलकर कि अगर सैम मरा भी ना होता तब भी मैं उसे मार देता, जो भी उसने तेरे साथ किया उस वजह से। तो अगर तुझे पुलिस के पास जाना है तो तू जा सकती है। बस इतना बोलते ही उसे कुछ होने लगा। ठंडे कमरे से बाहर जो आ गया। एमिली उसे जल्दी से ऊपर लेकर गई जहाँ पर उसने खुद को एक इंजेक्शन लगाया और एमिली ने उस पे बर्फ डालकर उसकी पूरी सेवा की, जिस वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गया। इस एहसान के बदले डॉक्टर ने एमिली को दिखाई नेक्रोनॉमिकॉन, जिसके अंदर राज कैद है लाइफ को प्रिजर्व करके रखने का। बस उसी राज की वजह से डॉक्टर अभी तक जिंदा है, जबकि इसकी एज सच में 100 साल से ऊपर है। इसका प्रूफ देने के लिए वो एमिली को ग्रीन हाउस में लेकर गया और वहां से एक मुरझाया हुआ गुलाब लिया, उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद एमिली की आंखों के सामने वो गुलाब रिवाइव हो गया। जब तक ये गुलाब सनलाइट से दूर रहेगा और ठंडे वातावरण में रहेगा ये नहीं मरेगा। ऐसा ही हाल डॉक्टर का है। जो इंजेक्शन ये लगाता है उसके अंदर किसी इंसान की स्पाइन का फ्लूइड होता है, जिससे बॉडी वहीं के वहीं रुक जाती है, एजड नहीं होती अगर सर्टेन कंडीशंस में रहे तो, यानी धूप और गर्मी से दूर। पर जब लीना वापस आती है तो देखती है कि ग्रीन हाउस में गर्मी बढ़ रही थी। डॉक्टर किसी और प्रयोग में लग गया। फ्री होकर एमिली देखती है कि डॉक्टर सोता भी एक मशीन के अंदर है जो तापमान को बढ़ने नहीं देती। एमिली हैरान हो रही थी कि तभी पीछे से लीना आ गई हाथ में चाकू लेकर। उसने एमिली को बोला कि या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूंगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये डॉक्टर से प्यार करती है। लेकिन डॉक्टर इससे नहीं करता, वो करने लगा है एमिली से। बस ये धमकी मिलते ही एमिली घर छोड़कर भाग गई। लेकिन डॉक्टर उसका भी पहला प्यार था, इसलिए कुछ महीनों बाद वो वापस गई और जाकर देखती है कि डॉक्टर और लीना डाइनर के ओनर को मारने में लगे हुए थे। एमिली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लीना ने ऐसा होने नहीं दिया। अब लीना एमिली को भी मारना चाहती थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जान चुकी है, लेकिन डॉक्टर इसके खिलाफ था। गुस्से में उसने हाथ चला दिए, जिसके चलते अंदर आग लग गई और फिर तो डॉक्टर का बचना
नामुमकिन हो गया। गर्मी ऐसी बढ़ी कि डॉक्टर उन दोनों के सामने पिघलने लगा। उसे इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसने खुद अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को उधेड़ा। बस ऐसे ही धीरे धीरे वो मारा गया। और ये क्या खतरनाक इफेक्ट्स हैं। इसी बीच लीना ने एमिली को शूट कर दिया था और इससे पहले कि वो एमिली को खत्म करती, एमिली ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर लीना रुक गई क्योंकि वो डॉक्टर की तरफ लॉयल है। डॉक्टर नहीं रहा तो अब ये उसके बच्चे की देखभाल करेगी। कुछ इस तरह लीना ने एमिली को बचा लिया था। और फिर जो बच्चा पैदा हुआ वो है एमी। ऐसा आपको लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं। असल में एमी ही एमिली है और जो बच्चा इसके अंदर है वो कभी पैदा ही नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी अटक चुकी है या कहीं के प्रिजर्व्ड है। जब इसने डॉक्टर के साथ इंटरकोर्स किया था तब इसे डॉक्टर वाली बीमारी इसे लग गई थी, यानी गोली लगने के बाद ये मर गई थी, फिर भी मर नहीं पाई उसी बीमारी की वजह से। दोनों बॉडीज प्रिजर्व्ड है, रुकी हुई है। 22 साल बाद भी बच्चा इसके अंदर ही है और इसे उम्मीद है कि एक दिन उसका जन्म हो जाएगा। बच्चे को जिंदा रखने के लिए ये आज भी लोगों को मारती है और उनका स्पाइनल फ्लूइड जमा करके रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर सप्लाई पहले से मौजूद हो, जो डॉक्टर के पास नहीं थी, वरना वो पिघलने से बच जाता। और जो गुलाब डॉक्टर ने दिया था वो आज भी इसके पास है, साथ में लीना भी, जो आज तक इसका ख्याल रखती है। डेल को जस्ट एहसास हुआ कि वो इनका नया विक्टिम है। वो आया नहीं लाया गया है और उसकी चाय के अंदर ड्रग्स डाली हुई थी जिसके चलते अब वो भी मरेगा। इसी के साथ ये टेल भी खत्म हुई। तो इसमें सीख यही थी कि आधे वैम्पायर के साथ प्यार ना कर बैठे, मजाक है। खैर असली सीख यही थी कि नेचर के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करो। अब जैसी लवक्राफ्ट अगली स्टोरी पर पहुंचे, तीसरी सील भी ओपन हो गई। थर्ड टेल का नाम है विस्पर्स और इसके भी डायरेक्टर हैं ब्रायन यूजना। ये कहानी है दो पुलिस वालों की जो कि बुचर नाम के अपराधी का पीछा कर रहे हैं, पॉल और सैरा। सैरा काफी तेज कार चला रही है और पॉल उसे मना कर रहा है क्योंकि इन दोनों का जो संबंध बना था उसके चलते सैरा प्रेग्नेंट है। तो पॉल चाहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, लेकिन सैरा वो बच्चा ही नहीं चाहती। ऐसी बुचर का पीछा करते हुए वो अंधेरे गलियारों में पहुंच गए जहां पर बुचर अपनी कार को बीच में छोड़कर चला गया, जिस वजह से इनकी कार उसकी कार से टकराकर पलट गई। दोनों के दोनों इंजर्ड हो चुके थे और पॉल तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि बहसबाजी में उसने सीट बेल्ट खोल दी थी। तभी अचानक एक आदमी आया और पॉल को खींच कर ले गया। सैरा बस उसके जूते देख पाई। सैरा भी जल्दी से बाहर निकली और हमने देखा कि उसके पेट में चोट लगी है। उसने सबसे पहले बैकअप बुलाना चाहा, लेकिन रेडियो में से सिर्फ विस्पर सुनाई दे रहे थे। तो वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंची और अंदर वो देखती है कि वो आदमी पॉल को लिफ्ट से नीचे ले जा रहा था। तो जल्दबाजी में सैरा भी फ्लोर के पार होकर सीधा नीचे जा गिरी। वो तो किस्मत से एक रस्सी उसके पैर में फंस गई थी, वरना मारी जाती। अब जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसे हैरल्ड नाम का एक आदमी मिला जो उस वेयर हाउस का ओनर है और बुचर ने वेयर हाउस किराए पर ले रखा है। उस सैरा को नीचे लेकर गया जहाँ पर शायद बुचर मिल जाएगा, लेकिन बुचर के बजाय उन्हें मिल गई हैरल्ड की ब्लाइंड वाइफ डेजी, जिसने सीधा उनकी तरफ गोली चला दी ये सोचकर कि पता नहीं कौन आ गया। सैरा उनके रूम में जाती है जहाँ पर रखी थी नेक्रोनॉमिकॉन। खून के निशान एक सुरंग में जा रहे थे तो हैरल्ड उसे अनब्लॉक करने में लग गया और इतने में डेजी सैरा के साथ बातें मारने लगी, जिन बातों में उसने काफी अजीब बातें बताई, जैसे हैरल्ड मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं तो इससे कुछ हफ्तों पहले मिली थी और बुचर कोई इंसान नहीं है बल्कि एलियन है, वो डायनासोर से भी पहले से यहाँ पर रह रहा है। ये सब सुनकर सैरा समझ गई कि डेजी पागल है। फिर वो हैरल्ड के साथ सुरंग के अंदर चली गई और वो सुरंग उन्हें ले गई एक प्राचीन गुफा में जिसकी दीवारों पर अजीब चीजें बनी हुई थी। अभी उन्हें और नीचे एक गड्ढे में जाना था, लेकिन हैरल्ड के जूतों पर खून लग गया था, इसलिए उसने जूतों के ऊपर एक लेयर चढ़ा ली, जिन्हें देखकर सैरा समझ गई कि ये तो वही आदमी है जो पॉल को खींचकर ले गया था। वो कह दिया कि इसका मतलब तुम दोनों ही बुचर हो। तो जवाब में हैरल्ड कहता है कि असली बुचर तो तू है, खुद अपने बच्चे को मारना चाहती है। तभी पीछे से डेजी आई और उसने सैरा को जला डाला। ऐसे तड़पते हुए सैरा उस गड्ढे में जा गिरी तो इन दोनों ने सीढ़ी ऊपर खींच ली। सैरा ने आग से छुटकारा पा लिया था, लेकिन नीचे जो उसने देखा उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। वो पूरी जगह इंसानी लाशों और कंकालों से भरी पड़ी थी। लाशों के टुकड़ों के ऊपर चल के ही आगे जाना पड़ रहा था। तो इससे सैरा इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो बोलने लगी, मैं बच्चे को नहीं मारूंगी। तभी अचानक एक चमगादड़ उसके सामने आ गया तो उसने सीधा गोली चला दी जो दीवार में जाकर लगी। और अजीब बात यह थी कि गोली लगने से दीवार के अंदर से एक लिक्विड निकलने लगा, मानो ये दीवारें जिंदा है। इसी बीच सैरा को पॉल भी मिल गया, लेकिन उसके दिमाग को निकाला हुआ था। वो सैरा की तरफ बढ़े जा रहा था, इसलिए सैरा ने उसे पीट कर दूर फेंक दिया और तभी उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर निकला एक चमगादड़ जैसा दिखने वाला एलियन, जिसके अंदर से पॉल बात कर रहा था
क्योंकि उसके पेट में पॉल का दिमाग है। इन एलियंस को बच्चा पैदा करने के लिए इंसानी दिमाग चाहिए होता है और दीवारों पर यही एलियंस चिपके हुए हैं, यानी ये दोनों आए नहीं, इन्हें लाया गया है। उन्होंने जमा होकर सैरा को घेर लिया। फिर सैरा ने खुद को लेटे हुए पाया और उसके सामने थे हैरोल्ड और डेजी। डेजी ने चश्मा हटाया तो हमने देखा कि उसकी आंखें निकाली हुई हैं। फिर उसने मुंह के अंदर से एक ब्लेड जैसी चीज निकाली और उससे सैरा के हाथ पैर काटने लगी। तभी सैरा की आंख खुली हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर और सैरा की माँ मौजूद थे और ये दोनों हैरोल्ड और डेजी के जैसे ही दिखते हैं, यानी वो सब एक बुरा सपना था। उसकी माँ बताती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से तेरा अबॉर्शन हो चुका है। सैरा कहती है कि मुझे पॉल को देखना है, तो उन्होंने भी दिखा दिया, बिल्कुल उसी हालत में जैसा गुफा के अंदर था। बस ये देखकर सैरा चिल्लाने लगी तो उसकी माँ बोली कि चुप हो जा वरना बच्चा डर जाएगा। लेकिन कौन सा बच्चा? तो उसकी माँ ने ब्लाउज खोलकर दिखाया कौन सा बच्चा, यानी सपना वो सब नहीं था, सपना ये है। मरने से पहले सैरा हेलुसिनेट कर रही है। डेजी उसके दोनों पैर और एक हाथ काट चुकी है, जिनके अंदर से वो एलियंस बोन मैरो खा रहे हैं, यानी डेजी की सिर्फ बॉडी इंसान की है, उसके अंदर भी एलियन ही है। अब हैरोल्ड वहां से निकलना चाह रहा था, लेकिन उसे कार की चाबियां नहीं मिल रही जो कि सैरा के पास है। बस इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। इसका मोरल आप मुझे बताओगे कमेंट्स में, बहुत सिंपल है। फिर अब वापस आते हैं मेन स्टोरी पर। हेडमॉन्क अंदर आ चुका था और वो बोल रहा था कि गेट खोल दो, लेकिन चाबी तो पानी में गिर गई। तभी अचानक किताब चमकने लगी और नीचे से एक मॉन्स्टर ने लवक्राफ्ट को जकड़ लिया। इसी बीच आखिरी सील भी ओपन हो रही थी। मॉन्क के मुताबिक नेक्रोनॉमिकॉन का ज्ञान फ्री में नहीं आता, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लवक्राफ्ट ने अपनी केन में से तलवार निकाली और उससे मॉन्स्टर का सफाया कर दिया। इतने में मॉन्क भी भिच-भिचाकर गेट को पार कर चुका था, जिससे पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं है। लवक्राफ्ट ने मॉन्क को पकड़ा और उसका मुंह फाड़कर असली चेहरा बाहर निकाल दिया। तभी आखिरी सील खुली तो एक अलग ही डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया, जिसमें से एक चीज बाहर आ रही थी। मॉन्क ने लवक्राफ्ट को पकड़ लिया था ताकि वो चीज उन्हें ले जाए, लेकिन लवक्राफ्ट उसे तलवार मारकर फ्री हो गए और वो चीज उल्टा मॉन्क को ही ले गई। कपड़े वहीं पर रह गए। कीमत चुकाते ही सारी सील्स बंद हो गई और लवक्राफ्ट किताब लेकर वहां से चलते बने। बस इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। मूवी के अंदर जो 3 टेल्स हमने देखी वो तीनों फ्यूचर में हुई हैं, लेकिन नेक्रोनॉमिकॉन में लिखी हुई हैं, क्योंकि नेक्रोनॉमिकॉन के सामने हो चुकी हैं। वो किताब टाइमलेस है। वो तीनों कहानियां आगे जाकर सच होंगी, क्योंकि अब किताब भी बाहर आ चुकी है, यानी लवक्राफ्ट आए नहीं थे, उन्हें लाया गया था। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $4 मिलियन और कमाई पता नहीं, क्योंकि ये ठीक से रिलीज नहीं हो पाई थी। ये फिल्म में कोलैबोरेशन थी अमेरिका, एशिया और यूरोप की। इसी कोलैबोरेशन की वजह से बजट जमा हो पाया। एक जापानीज और एक फ्रेंच कंपनी ने इसे फाइनेंस किया था। तो फ्रांस और जापान में ये थिएटर्स में रिलीज हो गई थी और अमेरिका में इसके राइट्स खरीदे थे न्यू लाइन सिनेमा ने, लेकिन उन्हें लगा कि थिएटर्स में लगाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए मूवी को साइड में रख दिया। फिर 3 साल बाद 1996 में जाकर सीधा VHS पर रिलीज कर दिया, जिस वजह से मूवी को कोई जानता नहीं। इतने खतरनाक इफेक्ट्स होने के बावजूद भी, और ज्यादातर बजट इफेक्ट्स के ऊपर ही खर्च हुआ था। खास बात यह है कि ये मूवी HP लवक्राफ्ट की किसी भी स्टोरी का डायरेक्ट अडेप्टेशन नहीं है, बल्कि ये उनकी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। स्टोरीज जैसे कूल एयर, हर्बर्ट वेस्ट रिएनिमेटर, द शैडो ओवर इन्समाउथ ड्रैगन, द कॉल ऑफ क्थूलू, द शैडो आउट ऑफ टाइम और द ड्रीम इन द विच हाउस कहानियों से इंस्पायर्ड है, लेकिन ओरिजिनल है। सैरा को रोल पहले ऑफर हुआ था मेलिंडा क्लार्क को। द कोड वाली स्टोरी के अंदर एक ऐसी ट्यून आती है जो 13 साल बाद डेक्स्टर टीवी शो में यूज हुई थी, क्योंकि दोनों का म्यूजिक दिया था डैनियल लिच ने। द कोड की शूटिंग करते टाइम डायरेक्टर शुसुके कानेको इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे और कास्ट पूरी अमेरिकन थी। लवक्राफ्ट का रोल किया जेफरी कॉम्स ने, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि वो लवक्राफ्ट के जैसे दिखते नहीं, तो रोल कैसे कर लें, लेकिन मेकअप ने अपना काम कर दिया। हालांकि खुश वो फिर भी नहीं थे, क्योंकि वो लवक्राफ्ट कम और ब्रूस कैम्बल ज्यादा लग रहे थे, हमारा ऐश विलियम्स। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ये भी बताना कि सबसे अच्छी टेल आपको कौन सी लगी। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब नोटिफिकेशन को प्रिजर्व करके ना रखे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। ऐसी टेल्स वाली वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप हॉरर एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, या फिर मास्टर्स ऑफ हॉरर। आगे मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।